हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हमारी ये विज़न की 20 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इंडिया क्वेश्चंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट्स मेथोडोलॉजी डाटा एक्यूरेसी एंड सैंपल साइज। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, तो ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, आइदर अंडर GS1 और GS2। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चाहे इंडिया की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंप्रूव हुई है, जो कि 102 थी 2019 में, 294 हुई है 2020 में। फाइन, देखो गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो इंप्रूव है। पहले 102 थी और अभी कितनी है, 194 है। कितनी कंट्रीज में से, आउट ऑफ 107 में। हाउएवर इंडिया फिर भी काफ़ी कंट्रीज से पीछे है, इवन की जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उससे पीछे है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। प्रेजेंटली जो इंडिया का स्कोर है वो 27.2 है। मतलब कि इंडिया में जो हंगर की जो हंगर जो है वो किस कैटेगरी में आती है, सीरियस कैटेगरी में आता है। ऑल्सो जो नेशनल सर्वेस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया जो अपनी पोजीशन है उसको इम्प्रूव कर रहा है, अगर हम नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के अकॉर्डिंग देखें, जो कि 2017-2018 में हुआ था। फाइन, अब हम जरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इसकी मैथोडोलॉजी को देखते हैं। देखो, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन इसको रिलीज करता है। ये एनुअल रिपोर्ट है और इसको जो रिलीज करता है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ, ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, इट इज जॉइंटली पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाइट। ठीक है, ये कंप्रिहेंसिवली मेजर करता है और ट्रैक हंगर को ट्रैक करता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्रीज के लेवल पे। इसका एम यही है कि हम किस तरह से वर्ल्ड में से हंगर को रिड्यूस कर सकें। देखो सिंपल जो क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेनली 4 कंपोनेंट्स पे, 4 इंडिकेटर्स पे क्या करता है, इस इंडेक्स को मेजर करता है। और ये चारों मेजर्स आपको पता होनी चाहिए, 4 इंडिकेटर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया का क्या रैंक है, इनको रिलीज कौन करता है, और इंडिया का रैंक लास्ट ईयर के मुकाबले रिड्यूस हुआ है, इंप्रूव हुआ है, ये आपको याद करना होगा। और 4 इंडिकेटर्स जिन पे ये डिपेंड करता है। देखो, एक तो अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो पॉपुलेशन जो क्या करती है, उनको मतलब कि जितना कैलोरी इंटेक होना चाहिए दिन में उतना उनको कैलोरी इंटेक नहीं मिलता। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है, उन बच्चे जिनके 5 साल के अंडर क्या है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट क्या है, कम है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, 5 साल से कम बच्चे जिनका अब उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है। चाइल्ड मोर्टेलिटी आप समझ सके होंगे, जिन बच्चों के अंडर एज 5 साल से पहले उनके बच्चों की डेथ हो चुकी। ठीक है, इन 4 इंडिकेटर्स पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो डिटरमाइन करता है 100 पॉइंट पे। ठीक है, हंगर, इसका मतलब जो 0 है वो बेस्ट स्कोर है। अगर किसी कंट्री का 0 स्कोर है, इसका मतलब वहाँ पे हंगर बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी कंट्री का 100 स्कोर है, इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ हंगर ही हंगर परसिस्ट है। ठीक है, तो यही बताया है। देखो सबसे पहले क्या, 4 इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है। एक अंडर नरिशमेंट है, सेकंड हमने पढ़ा क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग है। जो अंडर नरिशमेंट पे जो मतलब कवर होता है वो 1/3 होता है। इसके अंदर देखो ये मेजर्स करता है कि इनएडुकेट फूड सप्लाई है। ठीक है, या फिर चिल्ड्रंस और अडल्ट पे क्या है, जो पॉपुलेशन के पास क्या फूड की सप्लाई की कमी है। इसके अलावा ये क्या करता है, यूज एज अ लीड इंडिकेटर कि किस तरह से इंटरनेशनल हंगर टारगेट्स को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरफ जो वेस्टिंग और जो स्टंटिंग है वो 1/6 और 1/6 का मतलब की रेशो रखती है। मतलब कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन नियर अबाउट 1/3 को कवर करता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि किसके पास कैलोरी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, और क्या डाइट की क्वालिटी है और किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो देखा जा रहा है कि चिल्ड्रंस कितने ज़्यादा वल्नरेबल है अगर उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मिले। ठीक है, ये काफ़ी सेंसिटिव है टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विद इन द हाउस होल्ड। मतलब कि कईयों को बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा है, कहीं को कम खाना मिल रहा है। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपको पता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 2 है वही हंगर से क्या करता है, डील करता है। ठीक है, इसके अलावा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है या फिर जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है, ये भी 1/3 क्या करती है, कवर करती है। इसमें बोला था डेथ बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि देखो भूख से कोई मर रहा है तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। तो डेथ इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंगर, और चिल्ड्रन इसमें ज़्यादा बहुत सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं उनको एड्रेस करना होगा। वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या करती है, सिर्फ इस मोर्टेलिटी को पार्शियली कैप्चर करती है। ठीक है, तो मतलब कि चिल्ड्रन मर क्यों रही है अंडर 5 से पहले, वो उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जो वेस्टिंग एंड स्टंटिंग है वो तो बस 1 या 2 रीजंस ही हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। दैट इज द इंडियाज मीथेन एमिशंस फ्रॉम कोल माइंस। एक सेकेंड,
इंडियाज मीथेन एमिशंस फ्रॉम कोल माइंस राइजिंग रिपोर्ट, ठीक है, अभी रिपोर्ट ने बोला है कि जो एमिशंस हैं कोल माइन से तो वो बढ़ रही हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट की अकॉर्डिंग जो मीथेन आ रही है कोल माइन से अराउंड द वर्ल्ड, उसकी वजह से जो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है देन कार्बन एमिशन फ्रॉम यूएसए कोल प्लांट। फाइन, सिंपल बात ये है कि वर्ल्ड में कोल माइन से जो मीथेन लीक हो रही है उससे हमारे क्लाइमेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो कार्बन एमिशन हो रही है यूएसए के कोल प्लांट से, उससे ज़्यादा क्या करेगा, जो मीथेन रिलीज हो रही है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिया का देखा जाए, इंडिया में जो मीथेन एमिशंस है वो नियर अबाउट 45 मिलियन टन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन, ठीक है। इसके अलावा कोल माइन से क्या डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। मीथेन एमिशन के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन इज द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2, मतलब कि CO2 अभी भी क्या है, मतलब कि एक मिनट गाइस, हाँ जो भी है, मीथेन अभी भी जो सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2, जिसकी क्या होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में क्या है कम समय के लिए रहता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल, मतलब कि ज़्यादा देर तक क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में स्मॉलर क्वांटिटीज में एमिट होता है देन CO2, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो इसका 25 गुना ज़्यादा CO2। मतलब कि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो मीथेन है, देखो CO2 तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर ग्लोबल वार्मिंग को, लेकिन मीथेन सेकंड कॉन्ट्रीब्यूटर, लेकिन स्टिल मीथेन ज़्यादा हानिकारक है एज कम्पेयर टू CO2, क्योंकि जो मीथेन है वो 25 गुना ज़्यादा क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का भी सबसे ज़्यादा ये कॉन्ट्रीब्यूटर है। आपको पता है ओजोन दो जगह प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, जबकि जो जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, जबकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन की वजह से जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में उसका भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, जो कि पावरफुल ग्रीन हाउस क्या गैस और एयर पोल्यूटर है, ठीक है। अगर मीथेन एमिशन बढ़ते रहे तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले क्लाइमेट पे इंपैक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा। हेल्थ पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हार्ट, लीवर, किडनीज और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इस इवन की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हम अपने मीथेन एमिशन को रिड्यूस कर सके। एक तो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव लिया गया जो कि एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। इसके बाद क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन को भी स्टार्ट किया गया सो दैट हम मीथेन के एमिशंस को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि मीथेन एमिशंस का सोर्स कहाँ से आता है, ठीक है। राइस कल्टिवेशन 7%, ठीक है। एग्रीकल्चर मैन्योर मैनेजमेंट की 3% है, कोल माइनिंग की वजह से 9% है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की वजह से 11% है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से 24% है, वेस्ट वाटर की वजह से 7% है, और एग्रीकल्चर सोर्स की वजह से 5% है, बायोमास की वजह से 3%, मोबाइल और स्टेशनरी सोर्स की वजह से 4% है, और फर्मेंटेशन की वजह से 27%, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मीथेन कहाँ कहाँ से आता है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट न्यूज है, पार्लियामेंट्री कमिटीज आस्क गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। फाइन, देखो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जो फार्मर्स हैं वो बेटर प्राइस, मतलब अपने क्रॉप का या जो अपने प्रोडक्ट का जो उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा, डिस्पाइट कंट्री बिकमिंग सरप्लस प्रोड्यूसर्स ऑफ मी एग्रीकल्चर, मतलब कि नो डाउट जो हमारी कंट्री है वो क्या कर रही है, सरप्लस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन स्टिल फार्मर्स को अपनी प्रोडक्ट का बेटर प्राइस नहीं मिल रहा है, ठीक है। द कमिटी इन इट्स रिपोर्ट्स नोटेड दैट फार्मर्स हैव बीन अनेबल टू गेट बेटर प्राइसेस डिस्पाइट कंट्री बिकम सरप्लस प्रोड्यूसर्स ऑफ मे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है, इवन कि सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर भी फार्मर्स को अच्छे प्राइस क्यों नहीं मिल पा रहे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की कमी है, ठीक है, वेयर हाउसेज की कमी है, प्रोसेसिंग की कमी, एक्सपोर्ट की कमी है। इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज भी हो रहे हैं बाय द रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1950। देखो जो एसेंशियल कमोडिटीज 1955 आया था वो प्रोवाइड करता है कि हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है और प्रोहिबिट करना है द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वन दिस एक्ट इज अ डिसेंटिव फॉर द एंटरप्रेन्योर। मतलब कि देखो एसेंशियल कमोडिटीज वो कमोडिटीज है जो आपके लिए, मतलब कि उसकी जो सप्लाई है वो हर वक्त रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है, उनके ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करती है, कुछ एसेंशियल कमोडिटी। इसके अलावा कुछ प्रोहिबिट भी करती है किन्हीं कमोडिटीज़ का। सो किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिव है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज जो अमेंडमेंट एक्ट है 2020 में, उन्होंने क्या किया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड किया और इसमें क्या किया है, इस रेगुलेटरी सिस्टम को लिबरलाइज किया। मतलब कि पहला जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का
तो वो कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स को क्या करता था, डिस्करेज करता था। ठीक है, अब इस एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और ये बोला गया इसके रेगुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था इसे थोड़ा सा कम किया गया और इसको और लिबरलाइज किया गया सो दैट हम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ये एक वन ऑफ द 3 फॉर्मुलाज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली पास किया गया और जिसके लिए कॉन्ट्रोवर्सी चल रही। ये आपको पता होना चाहिए भाई, 3 फॉर्मुलाज में से एक फॉर्मुला ये भी था। प्रोविजंस क्या है अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 के अंदर, देखो फूड आइटम्स रेगुलेशन। अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ सर्टेन फूड आइटम्स की सप्लाई को रेगुलेट करा है, जैसे ओनली अंडर एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन, मतलब कि अभी क्या कर दिया है, जो हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनकी सप्लाई पूरा वक्त बनी चाहिए, ऑल ओवर द ईयर बनना चाहिए, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी उसकी सप्लाई को, अभी क्या किया उस सप्लाई को थोड़ा लिबरलाइज कर दिया और सिर्फ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उन फूड आइटम्स की सप्लाई को रेगुलेट करेगी। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कौन कौन सी सकती है, वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर प्राइस राइज हो जाए या नेचुरल कैलामिटी, ये सब कुछ हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। इसके अलावा क्या कर दिया, स्टॉक लिमिट पे भी इम्पोज कर दिया। मतलब कि देखो कहीं एसेंशियल कमोडिटीज को आप प्रोलिफरेशन नहीं कर सकते तो उसका जमाखोरी नहीं कर सकते, लेकिन एक्ट ने रिक्वायर करा कि अब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कुछ स्टॉक लिमिट भी इम्पोज कर दिया, मस्ट बी बेस्ड ऑन प्राइस। ठीक है, एक स्टॉक लिमिट इम्पोज कर दिया ओनली इफ, स्टॉक लिमिट आप कभी कर सकते हो जब अगर किसी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में 100% इंक्रीज होगा उसके प्राइस में, और जो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स है अगर उनके प्राइस में 50% इंक्रीज हो गया तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं। फाइन, मेरी बात समझ आ गई। मतलब देखो पहले का क्या था, असेंशियल जो कमोडिटीज थी जैसे वीट हो गया, टोमेटो, पोटैटो, ये सब जो चीज हो गई उनकी आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे। फाइन, लेकिन क्योंकि अभी क्या किया, इस एक्ट को थोड़ा लिबरलाइज कर दिया तो अब क्या आप जमाखोरी कर सकते हो। लेकिन अगर एकदम से प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया प्राइस या फिर 50% इंक्रीज हो गया, तो क्या जो गवर्नमेंट है तब क्या कर सकते हैं, इनको लिमिट कर सकते हैं। फाइन, तो ये कुछ अमेंडमेंट थे जो इस एक्ट के अंदर आए थे। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, ₹1000 करोड़ रिलीज फॉर 157 वेटलैंड्स अंडर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक मिनट गाइस, यस, अभी जो हमारी न्यूज है वो एनवायरमेंट सेक्शन के अंडर कवर होगी, अंडर जीएसटी। देखो गाइस, वेटलैंड्स आपको पता होता है ये मार्शी एरियाज होते हैं, पीटी एरियाज होते हैं या वाटरली एरियाज होते हैं, या नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, जहाँ पे वाटर या तो स्टैटिक होता है मतलब खड़ा भी हो सकता है, या फिर वाटर वहाँ बहरा भी हो, फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जो मेराइन वाटर के एरियाज हैं, या फिर उनकी डेप्थ कम भी हो सकती है, या फिर उनकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती। ठीक है, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उन्होंने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, या जो एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड की वजह से जो प्रेशर्स है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और जो एनपीसीए हैं उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया सो दैट हम क्या कर सके 157 एनपीसीए मतलब कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, उन्होंने क्या किया है प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जिसके अंदर हम 157 वेटलैंड को कंजर्व करेंगे और उनके लिए 1039 करोड़ रुपीस एलोकेट किए सो दैट हम क्या कर सके उनको इफेक्टिव वे में कंजर्व कर सके। अब हम आपको एनपीसी के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। ये कंजर्वेशन प्रोग्राम है दोनों के लिए, वेटलैंड्स के लिए भी, लेक्स के लिए भी। ये 2015 में फॉर्मुलेट किया गया था। इसको कैसे फॉर्मुलेट किया गया था, नेशनल एक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इन दोनों को मर्ज करके एक बॉडी बना दी थी, दैट इज द एनपीसी। ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आपको पता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब क्या है, सेंट्रल स्टेट्स में क्या होता है, जो शेयर्स का क्या होता है मतलब कि डिवीजन होता है, पैसों का डिवीजन होता है। इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज कवर हैं, जैसे क्या करना, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करना, फाइन, शोर लाइन प्रोटेक्शन करना, मतलब कि जो वाटर बॉडीज के जो किनारे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, लेक फ्रंट डेवलपमेंट करना, या जो क्लीनिंग करना लेक्स वगैरह की, ये सब इसमें वेरियस एक्टिविटीज कवर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके, आपस में कोलैब कर सके और एफर्ट दे सके सो दैट हम वेटलैंड के रिसोर्सेज को क्या कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग वेटलैंड एंड स्टेट लेवल पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग सो दैट हम क्या कर सके, जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उनको क्या कर सके, उनके अकॉर्डिंग काम को कर सके। इसके अलावा वेटलैंड्स को हमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तो ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेस ग्राम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज़ है जो किसमें जाएगी, इकोनॉमी या फिर देखो पावर सेक्शन में कवर होगी, अंडर एनवायर इसमें जा सकती है। इस प्रोग्राम के अंडर के जो 7 वाट और 12 वाट के जो एलईडी बल्ब्स हैं 3 साल की वारंटी के
वो रूरल कंज्यूमर्स को दिए जाएंगे ऑन सबमिशन ऑफ वर्किंग इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, आपको पता है पहले आपके घरों में क्या बल्ब जलते थे अलग, ठीक है, वो जो बल्ब थे वो क्या करते थे, ज़्यादा एनर्जी खाते थे और आपके बिल भी ज़्यादा थे। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, ऐसे बल्ब्स के यूज़ को क्या करना चाहते हैं कि अब आप इस बल्ब को डिस्पोज कर दो, तो और हम क्या चाहते हैं, एलईडी बल्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि आप वो यूज़ करो। ठीक है, तो एलईडी के बल्ब्स को एनकरेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो रूरल कंज्यूमर स्पेशली गाँव में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या करेंगे, 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब हम उनको देंगे जिनकी वारंटी 3 साल की होगी, और उनके एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, ऐसे बल्ब्स लेंगे जो भी वर्किंग करें। ठीक है, जो बल्ब्स ऑफर किए जा रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस के लिमिटेड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। सब्सिडरी कन्वर्जन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसके स्कीम के फर्स्ट फेज में रूरल कंज्यूमर को ये बोला जाएगा कि आप एलईडी बल्ब्स के बदले में 5 बल्ब्स को आप क्या करो, एक्सचेंज करो। ठीक है, जो रूरल हाउस होल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके घर पे मीटर इंस्टॉल होना चाहिए, सो दैट हम देखेंगे भी वो जो यूज़ करें वो अकाउंटेबल हो। फाइन, फंडिंग तो एक स्कीम में जो है गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं दे रही, ना वो सब्सिडी दे रही, और इसको एंटायरली फाइनेंस किया जा रहा है थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट आपको पता होता है ये प्रिपेयर किया है अंडर शाइन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है, वो वेरीफाइंग अंडर द वॉलंटरी कार्बन स्टैंडर्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ फाइट। ठीक है, कार्बन क्रेडिट एक मैकेनिज्म होता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, सो दैट हम क्या कर सके, टू अवार्ड पॉइंट्स ऑन कार्बन एमिशन रिडक्शन टू इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एमिशन दे कंट्रोल। मतलब सिंपल भाई ये बात है, देखो मैं आपको सिंपल बता दूँ कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है। ठीक है, मतलब आपको बोला गया कि आप एक दिन में, मतलब कि आपको अलाउड है कि आप 100 वाट की एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या किया, 100 वाट की जगह 80 वाट की एनर्जी यूज़ करी, तो इसका मतलब आपने 20 वाट एनर्जी कम कंज्यूम करी, तो इसमें क्या था, आपको 20 पॉइंट्स का क्या मिल जाएगा, कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट को आप इस तरह से यूज़ करते हो सो दैट आप इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ करते हो। इस प्रोग्राम के क्या मिशन है, आप कार्बन जो एमिशन है उसको रिड्यूस करते हो, एनर्जी एसेस इंप्रूव कर सकते हो रूरल एरियाज में, और आप क्या कर सकते हो, बेटर एनर्जी मतलब बेटर इल्यूमिनेशन, बेटर ब्राइटनेस प्रोवाइड कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, अब जब आपको ई सेल के बारे में पता होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, जिसका एम क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी का काम है, और सो दैट हम इंप्लीमेंट कर सके वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो है वो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी अदर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स के हैं, देखो है स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम है, दूसरा है एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तीसरा है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, और लास्ट है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एफिशिएंसी। ये कुछ प्रोग्राम है जो EESL के द्वारा चला रहे हैं, सो दैट हम एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकें। अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे। सबसे पहले सिनात्रा डॉक्ट्राइन। देखो गाइस, सिनात्रा डॉक्ट्राइन क्या है, इसको हम USSR की पॉलिसी भी बोलते हैं, रशिया की पॉलिसी जो अलाउ करते हैं ईस्ट ब्लॉक गवर्नमेंट्स को कि वो और ज़्यादा ऑटोनॉमस बने और सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, सो दैट वो क्या कर सकें, जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो चाइना का हेजमनी बढ़ रही है, जो चाइना का थ्रेट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकें। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन 2 पिलर से बेस्ड है, सो दैट हम क्या कर सके, चाइना के साथ कंटिन्यू कोऑपरेट कर सके, सो दैट हम जो ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह उनको मेटर के, देखो भाई आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, चाइना खुद भी बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, अगर आप कोई सोचते कोई हम ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसमें हम चाइना को ना करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको चाइना से कोऑपरेट करना होगा बिकॉज क्लाइमेट चेंज में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, इसके अलावा हमें स्ट्रेंथनिंग करना होगा यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेट को, सो दैट हम क्या कर सके, कुछ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके ऑफ इट्स इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स। आपको पता होगा पी नोट्स क्या होते हैं। देखो गाइस, ये FPIS के द्वारा इशू किया जाता है, दे आर इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। देखो गाइस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, फॉरेन के लोग जो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो इशू करते हैं वो कौन करते हैं, जो FPIS होते हैं, रजिस्टर्ड FPIS होते हैं, वो इशू करते हैं, सो दैट वो क्या कर सके, इंडिया के स्टॉक मार्केट का पार्ट बन सके विदाउट रजिस्टरिंग, बिना रजिस्टर किए, और मार्केट को रेगुलेट कर सके, जो SEBI। ठीक है, SE themselves with the market regulator SEBI। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ गई। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो इशू करते हैं, सो दैट वो क्या कर सके, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पार्ट बन सके बिना खुद को रजिस्टर कराए, किसका, SEBI के साथ। ठीक है, इनको हम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बोलते। रिसेंटली क्या है, जो पी नोट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कैपिटल मार्केट में इंक्रीज हुई है फरवरी के एंड में। देखो हमने पिछले साल ये न्यूज़ इसलिए पढ़ी थी क्योंकि पी नोट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुई वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई थी। ठीक है, हम इसलिए पढ़ा था, लेकिन अभी हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि फरवरी एंड में पी नोट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, नियर अबाउट 91,658 करोड़ रुपीज़, नियर अबाउट $12 बिलियन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट कुछ जो न्यूज़ में जो प्लेसेस है हम देख लेते हैं।
एक जगह रिसेंटली क्या वोल्केनो इरप्ट हुआ नियर आइसलैंड की जो कैपिटल है, एक जगह वहाँ पे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, सेलचनर पेनिनसुला में, जो कि साउथ ईस्टर्न कोरियन है, फाक्सा का साउथ वेस्टर्न आइसलैंड में। फाइन। इसके अलावा टिग्रे क्या है, रिसेंटली क्या इथोपियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप क्या करो, टिग्रे पे जो वॉर हो रहा है उसमें इंटरफेयर ना करो, ठीक है, ये बोल के कि ये जो टिग्रे का क्या है वो अपना डोमेस्टिक मैटर है। फाइन। सिंपल बात है, टिग्रे में कोई वॉर चल रहा है तो इथोपियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप इसके वॉर में इंटरफेयर ना करो क्योंकि वो उनका खुद का डोमेस्टिक मैटर है, ठीक है। ये इथोपिया का नॉर्थर्न मोस्ट रीजन है जो एरिट्रिया के साथ बॉर्डर लगाता है नॉर्थ के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।